नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हमारा ज्योग्राफी के का चैप्टर फर्स्ट जो है भारत का परिचय, और ये हमारे एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। और इसमें कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकूं और आगामी एग्जामों में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको काफ़ी हेल्प रहेगा यहाँ से पढ़ने से। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें। जो बच्चे एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना चाह रहे हैं या 11वीं क्लास भरते हैं या आगे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उनके भी टॉपिक में इंडिया का जो लोकेशन है, मैप वर्क, वो आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगा। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको बहुत चीज़ें जानकारी मिलेगी। आप इसको आराम से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। भारत का परिचय अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, जिसको हम कोशिश करते हैं कि एक छोटे से शब्दों में या छोटे से क्लास में इसको हम खत्म करें। ऐसा तो भारत का परिचय हम काफी लंबे टाइम तक ही पढ़े तो हमारा खत्म नहीं होता, बहुत चीजें इसमें पढ़नी पड़ती है। तो इंडिया के मैप में बहुत चीजें ऐसी है जो हम आज तक समझते भी नहीं है और पढ़ते भी नहीं है, जिस कारण से हम एग्जाम में बहुत सारी दिक्कतें हमें पैदा होती है। ठीक, सबसे पहली बात हम देखेंगे कि भारत हमारा ग्लोब में कहाँ है, और ग्लोब के आधार पर देखेंगे भारत की स्थिति क्या रही है और भारत आज कहाँ पे है और भारत के क्या स्थिति है, और भारत जो है किस प्रकार से अपने लोकेशन को हैंडल कर रहा है, और भारत में जनसंख्या कितनी है, कितने स्टेट है, इस सब चीज़ों को मैं आपको यहीं पे बता दूंगा। ठीक, तो देखते हैं और शुरू करते हैं क्लास। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको वर्ल्ड मैप खोल के दिखाता हूँ जहाँ पे भारत है। वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं भारत हमारा कहाँ पे है। देखें, ये हो गया हमारा ईस्ट एरिया ग्लोब में, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ऊपर का नॉर्थ, और नीचे हो गया आपका साउथ। ये रहा हमारा भारत। भारत जो है अप्रोक्सीमेटली 82.5 डिग्री पर स्थित है। 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है, जिसे हम कहते हैं देशांतरीय रेखा, उस पर जो है भारत स्थित है। तो भारत जो है ना तो साउथ में है, ना तो वेस्ट में है, ना तो प्रॉपर नॉर्थ में है, ना तो प्रॉपर ईस्ट में है। भारत है कहाँ? तो भारत हमारा है नॉर्थ ईस्ट में। आप देख सकते हैं भारत का लोकेशन क्या है, नॉर्थ ईस्ट में। लॉन्गिट्यूडनल लाइन 82.5 डिग्री भारत का है। ठीक, और इसी के कारण भारत के जो है मौसम बदलते हैं। भारत के अंदर अलग अलग प्रकार के आपको जलवायु देखने को मिलेंगी, बरसात देखने को मिलेगी, लोग देखने को मिलेंगे, हर एक प्रकार के लोकेशन हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि भारत जो है ग्लोब में, पृथ्वी के जो ग्लोब हमारा है, पृथ्वी है, उसमें हमारा कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में भारत है, उत्तर पूर्व में स्थित है। ये रहा आपका छोटा सा इंट्रो। अब मैं इसको थोड़ा डिफाइन करता हूं और इसको बताता हूं कि भारत में हमें पढ़ना क्या है। ये ग्लोब है। इस ग्लोब में बताया मैंने आपको 3 रेखाएं हैं। बीच वाली रेखा को हम कहते हैं विषुवत रेखा, इसे कहते हैं हम विषुवत रेखा। इंग्लिश वाले इसे कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, विषुवत रेखा जो डी होता है आपका 0 डिग्री, ये एक काल्पनिक रेखा है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री होता है आपका विषुवत रेखा। इसके ऊपर जाओगे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ऊपर जाओगे तो वहां पे आपको एक काल्पनिक रेखा मिलेगी, वो आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे कहते हैं कर्क रेखा, इसे कहते हैं हम कर्क रेखा। और जस्ट 23 डिग्री नीचे आओगे, 23 डिग्री आप नीचे आते हो, ये मिलता है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर रेखा। ये हो गया मकर रेखा, और ऊपर वाला हो गया आपका कर्क रेखा, कर्क रेखा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये है हमारा ईस्ट पार्ट, ये हमारा है नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया हमारा वेस्ट। भारत की स्थिति अगर देखा जाए तो कहां पे है, तो भारत का लोकेशन इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। ठीक, भारत ग्लोब में कहां पे, यहां पे है, नॉर्थ ईस्ट में आपको भारत देखने को मिलेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत जो है कर्क रेखा से बीचों बीच क्रॉस करके है।
ये तीनों लाइन जो है कोई लाइनें खींची नहीं गई है, ऐसा नहीं है कोई भाई गया और लकीर एक पेन लिया और खींच दिया लाइन, ऐसा कुछ नहीं है। ये काल्पनिक लाइन है जो सोची समझी लाइन है और इसको हम एक कल्पना के आधार पर देखते हैं। ठीक, इस प्रकार की लाइनें आपको ग्लोब में देखने को मिलेगी। अब आप फिजिकल ग्लोब निकालेंगे तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा एक ग्लोब और मैं दिखाता हूं आपको, एक ये और एक ये। आपने हमेशा ग्लोब देखा होगा तो उस ग्लोब में आपने दो लाइनें नोटिस की होगी। एक लाइन तो इस प्रकार की जा रही होती है, ठीक, इस प्रकार की लाइनें। किस किसने देखा भाई ऐसी लाइनें? सबने देखा होगा, ठीक। और हमें समझ नहीं आता कि ये लाइन होती क्यों है, ऐसा क्यों देते हैं लाइनें, ठीक। एक लाइन ऐसी होती है और एक लाइनें आपको ऐसे देखने को मिलेगी। ठीक, ऐसे लाइनें आपको देखने को मिलेगी। ये दो लाइनें आपको देखने को मिलेगी। सीधी लाइन को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन, जिसे कहते हैं हम देशांतर रेखा, ठीक है। देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहते हैं, देशांतर रेखा। और जो लेटिव लाइन है इसे कहते हैं लैटिट्यूड, अर्थात अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। लॉन्गिट्यूडनल लाइन और लैटिट्यूड, सिंपल सा लॉन्ग, जिसमें लंबी लाइन हो से कहते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्ग लाइन। और लेटिट्यूड, लेटिव लाइन है, देखो लेटिव है ना, तो क्या हो गया ये लैटिट्यूड। ये लेटा हुआ लाइन है तो लैटिट्यूड, ये लॉन्ग है लंबा तो लॉन्गिट्यूड। तो ये दोनों आपको देखने को मिलेगा आपको ग्लोब में, और इसी से हम टाइम लाइन को देखते हैं। और यही लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है, देशांतर रेखा जो है, हमें किसी भी देश के बीच जो समय रेखा हम देखते हैं वो हमें दिखाने में हेल्प करता है, ठीक। इसमें भी आप देखोगे जो बीच वाला लाइन है आपका क्या है, 0 डिग्री है। क्या है? 0 डिग्री है, ठीक, 0 डिग्री। इधर जाओगे 90 डिग्री, इधर जाओगे 90 डिग्री। अगर लॉन्गिट्यूडनल लाइन को समझना होगा तो प्रत्येक लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है। कितने बराबर होता है? 4 मिनट के आपको इक्वल देखने को मिलेगा। 4 मिनट के बराबर होने के कारण आप कई बार पढ़ते होंगे या समझते होंगे कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच 2 घंटे का डिस्टेंस देखने को मिलता है, अर्थात टाइम लाइन में हमें फर्क देखने को मिलता है। इसलिए कहा गया कि भारत में 2 समय रेखा या 1 से अधिक समय रेखाएं होनी चाहिए, मानक समय रेखा 1 से अधिक होनी चाहिए। जो मानक समय रेखा की बात करते हैं, जो हमारा 5.5 घंटा जो आगे हम है प्रॉपर मानक समय से। मानक समय रेखा कहां से गुजरती है? लंदन से। 0 डिग्री मानक समय रेखा जो ये आपका है, ये कहां से गुजरती है? लंदन से। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है तो आप देखेंगे। ये रहा आपका 0 डिग्री, अटलांटिक ओशन को क्रॉस करता है ये 0 डिग्री, ठीक। 0 डिग्री इधर जाओगे तो ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 120 डिग्री और ये आपका 150 डिग्री। 30-30 डिग्री का डिफरेंस दिखा रखा है। और अगर आप इससे भी छोटा मैप लोगे तो उसमें 1-1 डिग्री का भी हिसाब आपको दिखा देगा, ठीक। इधर आओगे आप तो आपको दिखेगा ये 30 डिग्री, इधर आपका 60 डिग्री, इधर आपका 90 डिग्री, फिर से इधर आपका 120 डिग्री, फिर आपका 150 डिग्री और फिर आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री से हम कितने आगे हैं? ये हो गया आपका मानक समय रेखा, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जो 0 डिग्री है। हम इससे कितना आगे हैं? 5.5 घंटा आगे है। जबकि हम देखते हैं कि ये हमारा है आपका लॉन्गिट्यूडनल लाइन, अर्थात मानक समय रेखा के बीच में हम कहां पे? देखो ये रहा इंडिया, ठीक। अरुणाचल प्रदेश यहां पे है और गुजरात यहां पे है। इन दोनों के बीच लगभग 30 डिग्री का क्या है? डिफरेंट है। 30 डिग्री का देशांतरीय विस्तार हम देखने को मिलता है हमें। तो 30 डिग्री के देशांतरीय विस्तार के कारण हमें गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो टाइम जोन है उसमें हमें फर्क देखने को मिलता है। अब कोई भी व्यक्ति घर बैठे बिना कुछ समय देखे अपने घड़ी का टाइम देखो और आप आराम से लंदन का हो या अमेरिका का हो या ऑस्ट्रेलिया का हो, किसी भी देश के टाइम लाइन को आप पकड़ सकते हो कि वहां पे कितना बज रहा होगा। आपको ना तो गूगल करना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा, बस आपको अपने स्टैंड, अब दिल्ली में हो
तो दिल्ली का टाइमलाइन आपको बताना चाहिए हम कितने डिग्री पर है। ठीक, तो 30 डिग्री के डिफरेंट का मतलब हो गया कि मैंने बताया आपको कि 1 डिग्री जो लैंगिट्यूडिनल लाइन का 1 डिग्री होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है। कितने मिनट का? 4 मिनट के बराबर होते हैं। तो 30 इंटू 4 कितना हो गया? 120। 120 मिनट हो गया ये। तो 120 मिनट कितने घंटे बराबर होता है? 2 घंटे के बराबर। तो हो गया ना आपको 2 घंटे। तो अर्थात अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्योदय 4 बजे होता है तो गुजरात में कितने बजे होगा? 6 बजे। अगर होगा अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे तो गुजरात में होगा आपका 7 बजे। अगर गुजरात में सूर्यास्त होता है 7 बजे तो अरुणाचल प्रदेश में कितने बजे होगा? 5 बजे हो जाएगा। 5 बजे हो जाएगा, क्योंकि 2 घंटे का गैपिंग हमें देखने को मिलता है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सुबह जल्दी होती है और शाम भी जल्दी होती है। इसलिए उगता हुआ सूरज का देश जापान कहते हैं। और भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है आपका अरुणाचल प्रदेश। ये सब छोटी छोटी चीजें जो हमें समझ में नहीं आती, इस कारण से हमें काफी दिक्कतें आती है भारत के मैप को पढ़ने में। क्या इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं? ये चीजें आपको समझ में आ गई कि ये लाइनें क्यों दी गई है और ये लाइनें काल्पनिक सारी लाइनें हैं। मैं फिर ही बता रहा हूं आपको कि कोई भी ऐसी लाइनें नहीं है जो हमने खींचा गया है, हमसे खींचा गया है, या हमने जाकर के एक बंदा बैठ गया, एक हाथ लिया और पकड़ के ऐसे खींच दिया ग्लोब को। ऐसा भगवान भी नहीं खींच पाएंगे। ठीक, अगर ऐसी लाइनें होती तो पृथ्वी में लाइनें खींची होती, यहाँ पे गड्ढा गुड्ढा होता। ऐसा नहीं है ना। तो ये आपको समझ आ गया भारत कहाँ पे है, लॉन्गिट्यूडिनल भारत कहाँ पे है, लैटिट्यूड भारत में कितना है, कितने डिग्री पे है, वो सब आपको इसमें देखने को मिल गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, भारत का पूरा एरिया कितना है? भारत का पूरा एरिया कितना है? भारत के पास अपना जो भूभाग है वो कितना है? 32 लाख 82,84,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, इसको सिंपल 32,84,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का पूरा क्षेत्रफल है। ये भारत का पूरा क्षेत्रफल है। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी देखते हैं, पूरे वर्ल्ड ग्लोब की बात करते हैं, तो पूरे दुनिया में भारत के पास जमीन कितनी है? हम 7 लार्जेस्ट कंट्री है, ये तो आपको पता है ना। दुनिया में 7वें नंबर पर भारत क्षेत्रफल है, पहले पर रशिया है। ठीक, तो 7वें नंबर पर हम जब हैं तो हमारे पास भूमि कितनी है? 32,84,263 किलोमीटर। बट परसेंटेज में कितना है? तो मान लो कि 100% जमीन है भारत पूरे विश्व में। इस 100% में 2.44% जमीन हमारे पास है मात्र। 2.44% हमारे पास जमीन है मात्र। और जनसंख्या कितनी है? 17 पॉइंट समथिंग, 17.5% जनसंख्या हमारे पास है। मतलब जमीन के मुकाबले जनसंख्या हमारे पास सबसे अधिक देखने को मिलती है। ये भी क्वेश्चन में आता है कि भारत के पास टोटल लैंड कितनी है? 2.4%। अगर इसकी बात करें तो 32,84,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत की पूरी लैंड भूमि है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो और समझो। देखो, ये भारत का मैप है, ये तो पता ही आपको। ठीक, ये वाला पार्ट हो गया ईस्ट, ये हो गया आपको वेस्ट, ऊपर वाला हो गया नॉर्थ और नीचे वाला हो गया आपका साउथ। ठीक, इस प्रकार की लाइनें अगर मैं खींच दूं तो क्या हो गया? लेटिट्यूड लाइन को क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। तो भारत का लैटिट्यूड कितना होगा बताओ? भारत का लैटिट्यूड कितना होगा? ईस्ट कितना है, वेस्ट कितना है बताओ? ईस्ट कितना है? 97.25 ईस्ट, 97.25 ईस्ट है। लैटिट्यूड हमारा कितना है? 97.25 ईस्ट हमारा है लैटिट्यूड। और जबकि हमारा वेस्ट कितना है? 67 पॉइंट, सिंपल सा 67 याद करना, 67 वेस्ट है, 97 67। नॉर्थ कितना है? 32
37 सॉरी 37.5 है, ठीक है प्रॉपर, तो सिंपल साहब 37। और साउथ कितना है 8.4। ये सब चीज आपको याद करवाया था मैंने, तो आपको इतना याद ना रहा पॉइंट में, तो आप इतना याद कर सकते हैं। तो भारत का जो नॉर्थ है, जो लैंगिट्यूडनल लाइन कितना है 37 से लेकर के 8.4 देशांतरीय विस्तार है। और अक्षांशीय विस्तार कितना है 97.25 ईस्ट और 67 वेस्ट। ये हमारा हो गया अक्षांशीय विस्तार। ये आपको लिख लेना है और आपको याद कर लेना है, इसमें बस इतना 97, 37, 67, 8.4, ठीक है। पॉइंट में होगा तो वहां पर अपने आप ऑप्शन में आ जाएगा, तो निकाल लोगे। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट वाले का जो लास्ट एरिया है, जो हमारा गांव है, उसे कहते हैं किबुथु। ये किबुथु कहां पे है तो आपका अरुणाचल प्रदेश में किबुथु, किबुथु, ठीक। वेस्ट का आपका है गौर मोती या सर क्रिक, तो गौर मोती कह लो, लास्ट गांव है। साउथ का आपका है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक। नॉर्थ का हमारा है इंद्राकोल, इंद्राकोल। भारत के दक्षिणतम छोर क्या है कन्याकुमारी, दक्षिण बिंदु, पूर्वी बिंदु किबुथु और उत्तरी बिंदु इंद्राकोल और पश्चिम बिंदु गौर मोती या सर क्रिक। लेकिन इसमें एक और डाउट होता है कि सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो हमारा अंडमान निकोबार का कार निकोबार क्षेत्र में पड़ता है लास्ट इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जिसे हम पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट। कन्याकुमारी को हम केप कैमोरियन भी कहते हैं, केप कैमोरियन, ठीक। ये छोटी मोटी चीजें जो है इंफॉर्मेशन हमें आपको याद रखनी होगी। तो अब यहां से एक आता है कि भारत का गौर मोती से आपका किबुथु तक कुल डिस्टेंस कितना है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की पूरी दूरी कितनी है, भारत का ब्रिथ कितना है, भारत की चौड़ाई कितनी है, भारत की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर भारत की पूरी ब्रीथ है, चौड़ाई है। इतना भारत का पेट है, मतलब चौड़ा है, ठीक। कहते हैं ना आपकी छाती कितनी है, तो भाई क्या 90 का हो 80 का हो, वो अब कहते हैं यहाँ पे कि भारत का लंबाई, आपकी लंबाई हाइट कितनी है, तो भारत की लंबाई कितनी है, तो इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक आपका है 3214 किलोमीटर, इंदिरा कॉल से लेकर के कन्याकुमारी तक, ठीक। भारत का जमीनी भूभाग जो स्थलीय सीमा हो कितना है, स्थलीय लैंड लॉक कंट्री भारत कितने किलोमीटर पे है, भारत जो है लैंड लॉक कितना है, स्थलीय सीमा भारत कितनी है, तो हमारा है यहां से लेकर के यहां तक 15,200 किलोमीटर। भारत का कोस्टल एरिया कितना है, प्रायद्वीपीय भाग भारत का कितना है 6,200। तो आप लिख सकते हो यहां पे भारत का समुद्री भाग कितना है 6,200 किलोमीटर। जबकि अगर हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 7500 किलोमीटर, सिंपल सा 7500 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर, ठीक। ये हो गया। अब यहां से आपका सवाल उठने का जो चांस बनता है वो ये है कि भारत के पड़ोसी देश और भारत के कौन से पड़ोसी देश की सीमा सबसे अधिक लगती है और सबसे कम लगती है और किसकी नहीं लगती है बाउंड्री, वो मैं आपको बताता हूं। लिखते रहेंगे इसको, आप समझते रहेंगे। भारत के पड़ोसी देश की बात करें, ये हो गया हमारा पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये हो गया आपका चाइना, ये नेपाल, ये भूटान, ये म्यांमार, ये हो गया बांग्लादेश और ये हो गया आपका श्रीलंका। यही आपके नेबर कंट्री हमारे,
यही हमारे क्या है, नेबर कंट्री मतलब पड़ोसी देश है। बट पड़ोसी देश होने के नाते ये सारे पड़ोसी देश निकम्मे हैं, इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा पढ़ते नहीं है, लेकिन फिर भी हमें मजबूरन पढ़ना पड़ता है, क्योंकि है तो हमारे पड़ोसी, कैसे कितने भी गंदे हो लेकिन ख्याल रखना पड़ता है ना उनका, तो ख्याल रख लेते थोड़ा बहुत, तो पढ़ते हैं। इसको पढ़ने का तरीका है कि इसको याद कैसे करें कि किस देश का बाउंड्री कितनी लगती है। कई बार सिक्वेंस से पूछ लेगा कि भैया अरेंजमेंट करो कि सबसे अधिक बाउंड्री किसकी लगती है। तो मैंने पढ़ाया था आपको बचपन में बीए एग्जाम आजकल बच्चे बचपन में पास कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जब बच्चा इंसान बीए करते करते बूढ़ा हो जाता था, लेकिन अब तो भैया 20-21 साल में ग्रेजुएशन पास, मास्टर डिग्री ले जाता है। तो बचपन में बीए, बचपन सॉरी में बीए, ठीक है। बीए से बांग्लादेश, सीएच से चाइना, पीए से पाकिस्तान, एन से नेपाल, एमई से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से ना के बराबर बाउंड्री लगते हैं, फिर भी कहा लिखा होता है 106 किलोमीटर, हम कह देख सकते हैं। तो भारत की बाउंड्री अफगानिस्तान से पीओ के चिपका हुआ है आपका 106 किलोमीटर। तो पीओ की तो हमारा ही है, आज ना कल तो आना ही आना है, चाहे जैसे भी है, आएगा जरूर, ठीक। तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, यह सीक्वेंस भाई है। ठीक, तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान, म्यांमार भी है। ये सारे सीक्वेंस है, आपको याद कर लिया। अब इसमें देखते हैं कि बांग्लादेश से बाउंड्री हमारी कितनी लगती है। 4200, 4000 कितना है, 200 है, 4200 किलोमीटर, ठीक है। बांग्लादेश की बाउंड्री हमसे जो है चिपकी हुई है, देखो कितना, 4200, मतलब 4200 किलोमीटर जो है बाउंड्री लगती है, और अफगानिस्तान से ना के बराबर 106 किलोमीटर। भारत और बांग्लादेश के बीच एक नदी बहती है, नदी तो बहुत सारी बहती है, लेकिन एक नदी है उसके ऊपर ट्रीटी हुई है, नदी का नाम है फेनी, फेनी रिवर है। और वो फेनी रिवर पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध को कहते हैं मैत्री सेतु बांध। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मैत्री सेतु बांध किस नदी पर है, तो फेनी रिवर पर है। ये कहां पे बहती है, बांग्लादेश और भारत की सीमा पर बहती है। भारत और अफगानिस्तान को जोड़ने वाली एक ब्रिज है, उस ब्रिज का नाम है शहतूत बांध, डैम है, बांध बना रखा है शहतूत बांध, लेकिन तालिबानियों ने कब्जा किया और उसी को उड़ाने का प्रयास किया, और उसको अगर उड़ाता तो अफगानिस्तान पूरा तबाह हो जाता, लेकिन उड़ाया नहीं। अभी बांध जो है रुका हुआ है, बना नहीं प्रॉपर तरीके से, शहतूत बांध। भारत का एकमात्र ऐसा पड़ोसी देश जो भारत से जुड़ा ही नहीं है, उसका नाम है श्रीलंका, एस से श्रीलंका। श्रीलंका जो है भारत के सीमा पर नहीं है, बल्कि समुद्री सीमा में भारत का हिस्सा है। तो भारत को हम जो है श्रीलंका का पड़ोसी देश कहते हैं, लेकिन ये दोनों बाउंड्री अटैच नहीं है, इसकी सीमा रेखा भारत चिपकी नहीं है, लेकिन इसको जोड़ती कौन है, तो जोड़ता आपका है एडम ब्रिज, जिसे राम सेतु कहते हैं। जबकि अलग कौन करता है, पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि, पाक जल संधि इसको अलग करता है। इनके बीच क्या है, पाक स्ट्रेट है, पाक जल संधि है। जोड़ता कौन है, तो आपका एडम ब्रिज, जिसे कहते हैं राम सेतु कहते हैं। एक पगला आया था ब्रिटिश का, उसने अपने नाम कह दिया, मेरा नाम है आदम, तो मैंने लिख दिया आदम ब्रिज, आदम अपने नाम कर दिया, अपने नाम, एडम नाम था उसका, ब्रिटिशर था, उसने अपने नाम में कह दिया एडम ब्रिज रख दिया नाम। तो मतलब अंग्रेज तो अपने आपको तो भारत का भी नाम चेंज करने का प्रयास किया, इंडिया रख दिया ना, रख तो दिया इंडिया नाम, उनका बस चला था, हमारे लोगों का नाम पता नहीं क्या होते हैं, डिसूजा पिसूजा रख देते, रखते ना, तो डिसूजा नाम रखते लोग आजकल, तो ऐसे नाम सुन लो, ठीक। दो चीजें आपको याद रखनी है, एक होता है स्ट्रेट मतलब जल संधि, जो मैंने अलग से पढ़ा भी रखा आप लोगों को, और एक होता है आपका डिग्री चैनल, ठीक है। स्ट्रेट जो होता है वो क्या होता है कि दो भूमि है और इनके बीच एक पतला समुद्री रास्ता क्रॉस कर रहा है, ये समुद्र है, ये दो भूमि, ए लैंड है और बी एक लैंड है, इसके बीच क्या है, समुद्र है, ठीक है। इस समुद्र के बीच जो पतला रास्ता है, दो भूमि को अलग करता है, उसे कहते हैं हम स्ट्रेट या
जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जल संधि या स्ट्रेट कहते हैं। तो जल संधि या स्ट्रेट हो गया। अब आते हैं हमारा डिग्री चैनल। तो दो भूमि है और इसके बीच एक बहुत चौड़ा रास्ता होता है, समुद्र का गैपिंग होता है, उसे कहते हैं हम डिग्री चैनल। क्या कहते हैं? डिग्री या चैनल कहते हैं। ठीक है, तो चैनल और डिग्री की बात करें तो यहां आप देखोगे तो यहां मालदीव है, ऊपर मिनी क्वाय और ये आपका लक्षद्वीप, ये रहा छोटा अंडमान और ये रहा आपका बड़ा अंडमान। इनके बीच भी समुद्र है, इनके बीच देखो समुद्र है, यहां भी समुद्र है। तो इनको डिग्री चैनल में बांटा गया है। तो कितनी डिग्री चैनल पे है? तो मालदीव और लक्षद्वीप के बीच 8 डिग्री चैनल। कितने? मालदीव प्लस में मिनी क्वाय के बीच कितनी डिग्री चैनल? 8 डिग्री। मिनी क्वाय प्लस में लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल। ठीक है, अंडमान निकोबार और प्लस में कार निकोबार कितने? 10 डिग्री चैनल। ये क्या हो गया आपका चैनल? 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल, ये पूछा गया है। भारत के पास कुल आइलैंड कितने हैं? तो भारत के पास कुल आइलैंड है 247। ठीक है, 247 हमारे पास आइलैंड है, मतलब क्या कहते हैं उसको? द्वीप है। ठीक, आइलैंड को हम कहते हैं द्वीप। द्वीप क्या होता है? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो 3 ओर से पानी से घिरा हो, एक ओर हमारा समुद्र हो, उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ठीक, ये हो गया आपका प्रायद्वीपीय भारत। ठीक, और ये हो गया आपका आइलैंड। तो 247 आइलैंड, जिसमें से केवल अंडमान निकोबार के पास 204 आइलैंड है। कितना है? 204। दुनिया में सबसे ज्यादा आइलैंड किसके पास है? दुनिया में सबसे ज्यादा आइलैंड छिटा हुआ देश है उसका, बिखरा हुआ है, फेंका हुआ देश है। 13,000 आइलैंड है उसके पास। कितने हैं? 13,000। छीट छाट दिया देश को, उसको पता ही नहीं कि मेरा ही देश है वो। 13,000 आपके आइलैंड किसके पास है? इंडोनेशिया के पास है। तो भारत के पास जो आइलैंड है, जो अंडमान निकोबार 2004 है, और आपके मिनी क्वाय और लक्षद्वीप को मिला कितना है? 43। इस 43 में 36 जो है, केवल 36 वो लक्षद्वीप के पास है, और जो बच गया आपका कितना? 43 में से 36 या कितना बचेगा? 7 आपके किसके पास है? मिनी क्वाय के पास, और 36 आपके लक्षद्वीप के पास आइलैंड है। टोटल कितना होगा? 247 आइलैंड है। भारत के कुल 28 राज्य है। उन 28 राज्यों को एक बार देख लो। ठीक, ये हो गया आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यूके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, ये हो गया मध्य प्रदेश, ये हो गया आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटका, और ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश, ये हो गया आपका केरला, तमिलनाडु। ठीक, इसके बाद ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया आपका नागालैंड, ये हो गया आपका मणिपुर, ये हो गया आपका मिजोरम, ये हो गया आपका त्रिपुरा, इधर हो गया आपका मेघालय, असम, और ये हो गया आपका सिक्किम। ठीक, 28 राज्य है। इसके अलावा एक आपका वेस्ट बंगाल, और ये हो गया आपका गोवा। ठीक है, 7 नहीं 8 आपका यूनियन टेरिटरी है। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश में देखो, ये हो गया पुडुचेरी, ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये हो गया आपका लक्षद्वीप, ये हो गया दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। ठीक है, ये हो गया आपका दिल्ली, ये हो गया आपका चंडीगढ़, और ये हो गया जम्मू कश्मीर, और ये हो गया लद्दाख। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हमारे क्या है? यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है।
अब इतना अगर आप में समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़े। अभी है टॉपिक, बढ़ते हैं आगे। मैंने पहले कहा था कि 10:30 बजेंगे रात को, बजेंगे तो बजेंगे। ठीक, चलो करते हैं इसको। अब आते हैं हम एक चीज पे जिसमें हमारा आता है कि भारत के पड़ोसी देशों की बाउंड्री को क्या कहते हैं। जहां पे भारत और पाकिस्तान की बात हो रही है या भारत या बांग्लादेश की बात हो रही हो, तो 1947 में इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश के बीच जो है एक बाउंड्री तय हुई थी। उस बाउंड्री का नाम है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ बाउंड्री या लाइन कहते हैं इसको। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। जबकि इंडिया और चाइना के बीच क्या है? मेक मोहन रेखा, मेक मोहन लाइन है, मेक मोहन रेखा उसे हम कहते हैं। इंडिया और चाइना के बीच मेक मोहन रेखा। भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच क्या है? डुरंट रेखा है। वो काफी टाइम पहले जब पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, 18वीं सेंचुरी में ही उसको बना दिया गया था। ठीक है, सर डुरंट जो है एक ब्रिटिश अधिकारी था, उसने अपने नाम किया, जितने भी नाम है वो सब ब्रिटिश अधिकारी के नाम पे ही है। मेक मोहन हो, ये मेक मोहन चाइना का बंदा था। ठीक, रेड क्लिफ रेखा हो, सर रेड क्लिफ था। डुरंट रेखा हो तो सर डुरंट थे। तो डुरंट रेखा किसके बीच है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाउंड्री को कहते हैं सर डुरंट रेखा। ठीक है, सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो तीनों ओर से देश से घिरा हुआ है, लेकिन सबसे शांत राज्य वही है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य है, ये पता होगा आपको। 1970 के दशक में जो है सिक्किम जो है भारत का अपना हिस्सा बनाने के, भारत जो जब भारत आजाद हुआ था तो सिक्किम एक अलग ही राज्य था, लेकिन बाद में इसको भारत में मर्ज किया गया था 1970 के दशक में। ठीक, तो 22वां राज्य बना था कौन? सिक्किम। तो सिक्किम जो है एक तरफ नेपाल, एक तरफ भूटान और एक तरफ चाइना, इन तीन बाउंड्री से घिरी हुई है, और एक तरफ आपके इंडिया, सिक्किम। ठीक, इसके बाद आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य जो तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश। इसका नाम दिया गया त्रिपुरा। त्रिपुरा तीन ओर बाउंड्री लगाता है बांग्लादेश से, जबकि एक और बाउंड्री लगाता है ये दो, एक और आपका किससे? असम से और मिजोरम से। ठीक है, एक बाउंड्री जो है दो राज्य से लगती है, तीन बाउंड्री उसकी लगती है आपका बांग्लादेश, इसलिए नाम दिया त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश एक तरफ लगता है आपका भूटान से, एक तरफ चाइना से, और एक तरफ आपका म्यांमार से, और एक तरफ असम और नागालैंड से। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये असम से भी लगता है, उधर आपका नागालैंड से लगता है। नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, इन तीन राज्य से बाउंड्री लगाता है, और एक म्यांमार से भी इसका बाउंड्री अटैच है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम आपका एक तरफ त्रिपुरा, एक तरफ आपका असम और एक तरफ आपका मणिपुर, इन तीन राज्यों से लगा हुआ है, और एक दो देश से, बांग्लादेश से भी अटैच है और म्यांमार से भी अटैच है। ये कई बार एग्जाम पूछा गया है। ये हो गया बांग्लादेश और ये हो गया आपका म्यांमार। मेघालय की बाउंड्री केवल एक राज्य और एक देश, असम और बांग्लादेश से टच में है। ठीक, कोई दिक्कत? भारत के समुद्री राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। जिनमें से सबसे अधिक समुद्री सीमा लगने वाला राज्य गुजरात। गुजरात की सीमा समुद्र से ज्यादा ही अटैच है, और सबसे कम हमारा गोवा, सबसे कम गोवा का जो है समुद्र जो है सीमा लगता है। भारत के पास एक लाइन जाती है जिसे कहते हैं कर्क रेखा। ठीक, ये कर्क रेखा आपको टोटल जो है कितने राज्य से? 8 राज्यों से निकलती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, वेस्ट बंगाल, एक तरफ बांग्लादेश से भी, और आपका त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, 8 राज्यों से गुजर रहा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 2 राज्य की राजधानी से, एक झारखंड की राजधानी रांची से होकर गुजरती है कर्क रेखा, और एक त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से कर्क रेखा गुजरती है। एक इसीम नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है, उस नदी का नाम है माही, जो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, एक यहां और एक यहां। देख लो, 2 बार क्रॉस किया है।
तो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली नदी माही नदी। सबसे कम कर्क रेखा किस राज्य में है? राजस्थान में है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसके बाद मानक समय रेखा की बात करते हैं, स्टैंडर्ड टाइमलाइन, जो हमारे 5 राज्यों से निकलती है 5.5 घंटे आगे। 5.5 घंटा आगे है ना, बताया आपको? 5.5 घंटे आगे जो है हमारा है आपका कर्क रेखा, 5.5 घंटा। ठीक, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यूपी एपी, एमपी और यूडी और सीएच। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, 5 राज्यों से मानक समय रेखा गुजरती है। और जहां से मानक समय रेखा गुजरती है और कर्क रेखा गुजरती है, उस बीच में क्रॉस लाइन होता है। ये दोनों क्रॉस कहां करता है? तो सूरजपुर है, छत्तीसगढ़ में एक जगह है, उसका नाम है सूरजपुर। उस सूरजपुर में जो है दोनों क्रॉस करता है, कर्क रेखा की तरफ से, एक तरफ से मानक रेखा। मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर या इलाहाबाद या मिर्जापुर के नैनी से क्रॉस करता है। तो यहां पर लिखना मिर्जापुर के नैनी से मानक समय रेखा गुजरती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? तो मानक समय रेखा जो है मिर्जापुर से गुजर रही है। क्या और भी कुछ इसमें है? नहीं ना? ये आपके इतने टॉपिक थे जो काफी ज्यादा ही आपके एग्जाम के लिए भी आगे काम आने वाला है। और इसके बाद इसको पढ़ने के बाद आपको इंडियन रिवर्स, इंडियन माउंटेन्स, लेक, जितने भी आपके डेजर्ट है, फॉरेस्ट हो गया, सॉइल्स, मिट्टी हो गए, कल्चर हो गए, फेस्टिवल हो गए, उन सब चीज़ों को इंडियन ज्योग्राफी का मैप के अकॉर्डिंग समझना होता है और फिर हमें पढ़ना होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।